एनालिस मिशेल, जिसका जन्म 21 सितंबर 1952 को जर्मन में हुआ था। ये लड़की बहुत ही खुश मिजाज और बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थी। अपनी जिंदगी को बहुत आम तरीके से जीने वाली इस लड़की की में एक ऐसा मोड़ आया जिसकी कल्पना उसने कभी नहीं की थी। 1959 के वक्त उसकी जिंदगी बदल गई। उसके शरीर में अजीब सा कंपन हुआ और धीरे धीरे उसने अपने शरीर से नियंत्रण खो दिया। वो अपने माता पिता जोसेफ और एना और 3 बहनों के साथ रहती थी, पर उस दिन वो किसी को बुला पाने में असमर्थ थी। जब उसे माता पिता ने उसको उस हालात में देखा तो उनको लगा कि उसको मिर्गी का दोहरा पड़ रहा है, तो उन्होंने वुर्ज़बुर्ग में एक मनोरोग अस्पताल में उसको भर्ती करवाया, जहां तंत्रिका विज्ञानी ग्रैंड मल उसका इलाज करने के लिए आए थे। उसको उस तरह का दोहरा आए दिन पड़ता रहता था और धीरे धीरे उसका चेहरा शैतानी रूप लेने लगा था। 1970 था। वो पूरी तरह पोजेस्ड हो चुकी थी। सबको यकीन होता जा रहा था कि इसको शैतानियां शक्तियां प्रभाव हुआ है। उसकी आवाज भी अजीब रूप ले रही थी, जिसको सुनकर हर कोई कांप जाता था और कई आवाजें उसका पीछा करने लगी थीं और उसको बस एक ही बातें सुनाई देती थीं, तू नर्कमय है। वह डॉक्टरों को राक्षस समझने लगती है जो उसको आदेश दे रहे हैं। डॉक्टरों ने पूरी कोशिश की पर वो उसको ठीक नहीं कर पाए और एनालिस मिशेल ने हर आस खो दी थी। सन 1973 तक उस पर कोई भी असर नहीं हुआ। तब जाकर उसके पेरेंट्स ने पादरियों से जाकर मदद की गुहार लगाई, पर उन सभी ने उसकी मदद करने से इनकार कर दिया और 20 साल की एनालिस उस खौफनाक दौर से गुजरती गई। साल बीतते गए, तब जाकर 1974 को एर्नस्ट नामक एक पादरी ने वुर्ज़बुर्ग के बिशप तांत्रिक से उसकी मदद करने के लिए कहा और उससे कहा कि कैसे भी इसको भूतों से छुटकारा दिलाओ, पर उनके भी इस अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया। उसका रूप बहुत ज्यादा डरावना होता जा रहा था। उसके माता पिता के घर में उसने उनको अपमान करना, हमला करना और उसके परिवार के अन्य सदस्यों को भी काटना शुरू कर दिया। वह खाना नहीं खाती थी क्योंकि ऐसा करने के लिए उसको उसके अंदर का राक्षस अनुमति नहीं देता था। एनालिस मिशेल पत्थर के फर्श पर सोया करती थी। मकड़ियों, मक्खियों और कोयला खा लेती थी और यहां तक कि वह खुद का ही मूत्र पीने लगी थी। 1975 तक जब पादरियों को यह यकीन हो गया है कि एनालिस मिशेल पूरी तरह से शैतानी शक्ति की शिकार हो गई है, तब पादरी आर्नल्ड रेंज और पास्टर एर्नस्ट आर्ट ने मिलकर उसको इससे मुक्त करने के लिए बड़े रूप में जादू करना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे जैसे पादरी उस पर जादू करते एनालिस को, उतना ही दोहरा पड़ता और उसकी ये बीमारी बढ़ती जा रही थी। पादरियों ने बहुत से शस्त्रों का प्रयोग किया जिससे एनालिस को बचाया जा सके। एनालिस मिशेल के दोहरे बहुत खतरनाक होते जा रहे थे। उसको चैन की मदद से बांध कर रखा जाता था। पादरियों के जादू से एनालिस काफी हद तक नॉर्मल हो गई थी, पर उसके दोहरे पर कोई असर नहीं हुआ। पादरियों के जादू से एनालिस काफी हद तक नॉर्मल हो गई थी, पर उसके दोहरे पर कोई असर नहीं हुआ। एनालिस अपने आप को बहुत कमजोर महसूस करने लगी थी। जादू की प्रक्रिया कई महीनों तक लगातार चली। कई महीनों तक एनालिस कुछ नहीं खाया। उस पूरी प्रक्रिया को रिकॉर्ड भी कर लिया गया, भूत भागने का, कि आखिरी जादू 30 जून 1976 तक को पूरा हुआ। उस वक्त चली और उस वक्त एनालिस निमोनिया से पीड़ित थी। वो पूरी तरह से हट चुकी थी। उसका बुखार दिन ही दिन बढ़ता जा रहा था। वो शारीरिक रूप से बहुत कमजोर हो गई थी। उसके माता पिता भी उसकी हालात देखकर रोने लगते थे। एनालिस मिशेल बस एक ही दुआ मांगती थी कि मुझे मोक्ष चाहिए, मैं भीख मांगती हूँ। उसने अपनी माँ से एक बात कही, माँ मुझे डर लग रहा है। यही उसके आखिरी शब्द थे। उसके बाद 1 जुलाई 1976 को एनालिस मिशेल की दर्दनाक मौत हो गई। एनालिस मिशेल की जिंदगी के ऊपर एक फिल्म भी बनाई गई ताकि सब उसकी दर्द भरी कहानी जान सके। उसके परिवार पर क्या बीती है हम सब सोच भी नहीं सकते। प्लीज यार, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। धन्यवाद। इस कहानी को अंत तक जरूर सुनना, क्योंकि इस वीडियो में किसी भी समय आपको कुछ ऐसी चीज बताने वाला हूं जो आपकी जिंदगी को बदल सकता है। तो कहानी शुरू करते हैं। सोनपुर नाम का एक बड़ा सा गांव हुआ करता था, जहां अधिकतर खेती बाड़ी करने वाले किसान रहा करते थे। वहीं गांव के पास ही घने जंगलों के बीच पीपल के पेड़ में एक भूत रहा करता था। भूत दिन भर तो गायब रहता, लेकिन रात होते ही वह गांव वालों को खूब परेशान किया करता था। रात होते ही भूत पूरे गांव के चक्कर काटने लगता और कभी किसी के पशुओं को नुकसान पहुंचाता तो किसी किसान को इतना डराता कि वो रात भर सो नहीं पाता।
भूत के डर से शाम होते ही गांव में सन्नाटा फैल जाता और रात को कोई भी घर से बाहर नहीं निकला करता था। एक बार भूत से परेशान गांव के लोगों ने एक बहुत बड़े साधु को गांव में बुलाया और उनसे अपनी समस्या का निदान करने के लिए गुजारिश की। गांव वाले साधु को उस पेड़ के पास ले जाते हैं जहां भूत का वास होता है। साधु अपने जप और तप से भूत को काबू करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वह उसके हाथ नहीं आता। अंत में साधु भूत पर काबू पाने की युक्ति निकाल लेता है और सब गांव वालों से कहता है कि यह भूत केवल रात के अंधेरे में निकलता है, जिसका अर्थ है कि इसे दिन की रोशनी से डर लगता है और रोशनी के सहारे ही भूत से छुटकारा पाया जा सकता है। साधु की बात सुनकर सभी गांव वाले मिलकर एक योजना बनाते हैं। रात को जब भूत पेड़ से निकलकर गांव में प्रवेश करता है तो किसान हाथों में मशाल लिए चारों ओर उजाला कर देते हैं। रोशनी को देखकर भूत डर जाता है और वापस पेड़ की ओर भाग जाता है। वहीं गांव वाले भी उसके पीछे पीछे पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। रोशनी में साधु भूत को पेड़ से बांध देता है और फिर गांव वाले भूत को उस पेड़ के साथ ही जला देते हैं। इस तरह से गांव वालों को भूत की समस्या से निजात मिल जाता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि समस्या चाहे कैसी भी हो, अगर बुद्धि का प्रयोग किया जाए तो उससे निजात पाया जा सकता है। दिनकर नामक जंगल में एक पुराना सा बरगद का पेड़ हुआ करता था, जिसमें उल्लू का घर भी था। उसी पेड़ के नीचे एक हाथी भी रहता था, जिसका नाम झनकू था। एक जगह पर रहने की वजह से उल्लू और झनकू हाथी के बीच अच्छी दोस्ती थी। इधर हाथी सारा दिन जंगल में मस्ती करता था। कभी वो गन्ने खाता तो कभी अपनी सूंड में पानी भरता और अपने ऊपर फेंकता। उधर उल्लू सारा दिन सोता और रात होते ही झनकू के पास जाकर ढेर सारी बातें करता था। ऐसे ही दोनों का समय अच्छे से कट जाता था। एक दिन हाथी घूमकर शाम के समय बरगद के पेड़ के पास लौट रहा था। तभी उसने कुछ भूतों को बातें करते हुए देखा। उसने सुना कि भूत आसपास के लोगों को डराना की सोच रहे हैं। उसी वक्त भूतों के सरदार ने झनकू को देख लिया। वो जोर से चिल्लाया, पकड़ लो इस हाथी को। कुछ भूत झनकू को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगे। भूतों के सरदार के पास खड़े कुछ भूतों ने पूछा, यह कौन था सरदार? सरदार ने जवाब दिया, मैंने कल रात सपने में एक हाथी को पूरा खाया था। यह हाथी बिल्कुल मेरे सपने के हाथी जैसा ही था। इसे देखकर लग रहा है कि सपने सच हो सकते हैं। इसे पकड़कर आज मैं अपना सपना सच करके ही रहूंगा। तभी हाथी को भूत पकड़कर सरदार के पास ले आए। झनकू ने पहली बार भूतों को देखा था। उन्हें देखकर वो डर गया। कांपते हुए झनकू हाथी की तरफ। भूतों का सरदार अपना सपना सच करने के लिए बढ़ने लगा। झनकू के हाथ पैर ठंडे पड़ चुके थे। ताकत तो झनकू के पास काफी थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि भूतों से कैसे निपटे। उसी समय झनकू का दोस्त उल्लू वहां पहुंचा। चिल्लाते हुए उल्लू हाथी के सिर पर बैठ गया और कहने लगा, आज मेरा सपना पूरा होगा। यही है वो जिसे मैंने अपने सपने में देखा था। हां, यही है वो। उल्लू की ऐसी बातें सुन भूतों के सरदार ने पूछा, अरे क्या हुआ है तुम्हें? क्यों चिल्ला रहे हो और क्या कहना चाहते हो? कौन यही और कौन सा सपना? जवाब में उल्लू ने कहा कि देखिए, मैंने कल रात सपना देखा था कि मेरी शादी हो गई है। मैंने जिसे अपने सपने में देखा था उसका चेहरा आपके बगल में जो खड़ी है उससे मिलता है। अब मैं इससे विवाह करके अपना सपना पूरा करूंगा। तभी उल्लू सरदार ने बताया कि वो भूतों की रानी है और तुम्हारा यह सपना सच नहीं हो सकता है। उसी वक्त भूतों की रानी भी चिल्लाते हुए कहने लगी कि मैं एक उल्लू से शादी कभी भी नहीं करूंगी। भूतों के सरदार ने उस रानी से कहा कि चिंता करने की कोई बात नहीं है। यह है ही उल्लू, इसलिए ऐसी बातें कह रहा है। सपने सच थोड़ी होते हैं। मैंने पिछली रात को सपने में इस हाथी को खा लिया था। सच में थोड़ी मैं इसे खाऊंगा, क्योंकि सपने सच नहीं होते हैं। सपनों को सपना ही रहने देना चाहिए। इतनी बात सुनते ही झनकू तेजी से अपने बरगद के पेड़ की तरफ भाग गया। हाथी के वहां से जाते ही उल्लू ने भूतों के सरदार से कहा, आप लगते तो हैं उल्लू ही, लेकिन बातें और काम समझदारी की ही करते हैं। मुझे अच्छा लगा आपकी बातें सुनकर। इतना कहकर उल्लू वहां से उड़कर बरगद के पेड़ पर पहुंच गया। अपने दोस्त उल्लू को देखते ही हाथी ने उसे धन्यवाद कहा और उल्लू जोर जोर से हंसने लगा। हाथी ने पूछा, क्या हुआ? उल्लू ने कहा कि मैंने भूत की बातें सुन ली थी। वो तुम्हें अपने सपने की वजह से खाना चाहता था, इसलिए मैंने भी उसे झूठा सपना सुनाकर बेवकूफ बना दिया। फिर उल्लू ने हाथी से कहा कि दोस्त,
तुम्हें न तो मुझे धन्यवाद कहने की जरूरत है और न ही उससे डरने की। दोस्ती में धन्यवाद की जगह नहीं होती। तब कहीं जाकर हाथी को राहत की सांस आई और दोनों दोस्त मिलकर भूतों के सरदार की नासमझी पर हंसने लगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दोस्ती अगर सच्ची हो तो वो हर मुसीबत में आपके साथ खड़े रहते हैं।